हेलो स्टूडेंट, आज अपने बात करेंगे आरबीएससी के सब्जेक्ट एग्रीकल्चर बायो के बारे में, जो कि +2 से रिलेटेड है। आरबीएससी का एग्रीकल्चर बायोलॉजी का लेसन नंबर 12 मधुमक्खी पालन एवं कृषि में महत्व। मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर जो है ये बीएससी के अंदर भी, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर का हो गया, +2 जो प्योर बायोलॉजी है उसके अंदर भी एपीकल्चर का टॉपिक आता है। फर्स्ट टॉपिक अपने इसके बारे में पढ़ेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण में देखो, पहला है फाइलम। पहले आपको ये वाला जो सीक्वेंस है क्लासिफिकेशन का है ये वाला थोड़ा पता होना चाहिए। तो देखो, फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मीन, इसके अंदर आप 2 से 3 पॉइंट याद रख सकते हो। पहला, जॉइंटेड अपेंडिजेस होती हैं, मतलब संधि युक्त उपांग होते हैं। किसी भी इंसेक्ट के अंदर जो 3 जोड़ी टांगे हैं वो संधि युक्त होंगी। तो आर्थो का मतलब जॉइंटेड हो गया, पोडा का मतलब पैर हो गया, तो मतलब जॉइंटेड फुट हो गए, तो मतलब आर्थ्रोपोडा संधि युक्त उपांग जिसमें पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, द्विपार्श्व सम्मति। मान लो कि ये कोई भी एक इंसेक्ट है, इसको बीच में से काटते हैं तो दोनों हिस्से बराबर बटेंगे, तो ये वाला हो गया बायलेटरल सिमेट्री का। और उसके बाद अपने आते हैं क्लास पे। अब जो देखो, अगर फाइलम के बाद सब फाइलम की मैं बात करूं तो सब फाइलम अगर आप लिखते हो, जैसे मैंडिबुलेटा है तो उसके माउथ पार्ट पे भी डिपेंड करता है। कईयों में बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप पाए जाते हैं, तो मैंडिबल प्रेजेंट है कि नहीं है मैंडिबुलेटा, तो उसके अंदर आ जाते हैं। तो फाइलम के बाद हम इसमें बात करते हैं क्लास की। क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इंसेक्टा क्लास के मेजर जो 3 करेक्टर हैं, मुख्य जो 3 लक्षण है वो कौन कौन से हैं। तो उसमें 3 हैं। पहला, जो उसकी बॉडी होती है वो कितने पार्ट में, 3 पार्ट में बटी होती है। सिर, धड़ और वक्ष, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, एक करेक्टर हो गया। दूसरे करेक्टर की मैं अगर बात करता हूं तो दूसरा करेक्टर है 2 पेयर्स ऑफ विंग्स पाए जाते हैं। 2 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये दूसरा करेक्टर हो गया 2 पेयर्स ऑफ विंग। थर्ड है 3 पेयर्स ऑफ लेग प्रेजेंट होते हैं, मतलब 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। मतलब अगर ये तीनों करेक्टर किसी भी इंसेक्ट में हैं वो पूरे करता है। कौन कौन से? बॉडी उसकी 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में, सिर, धड़ और वक्ष में 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, मतलब 2 पेयर्स ऑफ विंग्स प्रेजेंट हैं। और थर्ड है 3 पेयर्स ऑफ लेग प्रेजेंट है, तो 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। अगर ये तीनों लक्षण हैं तो हम उसको किस में रखेंगे? क्लास इंसेक्टा में। तो क्लास इसकी होगी इंसेक्टा। 2 चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना कि फाइलम आर्थ्रोपोडा क्या होता है और क्लास इंसेक्टा क्या होती है। ऑर्डर जो है, ऑर्डर इसका रहता है हाइमेनोप्टेरा। इसकी अपने टेक्सोनोमी में बात करेंगे, जो हम बाद में कभी एक टॉपिक बनाएंगे। तो ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा। पटेरा आपको बताया था विंग्स होते हैं। जीनस एपिस, स्पीसीज इंडिका। इसका फर्स्ट लेटर बड़ा आएगा, ए हमने यहाँ पे बड़ा लगाया है, आई हमने छोटा लगाया है, तो एपिस इंडिका ये उसकी वंश और जाति होगी। और दोनों से मिलकर बना एक वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम एपिस इंडिका साइंटिफिक नेम हो गया। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे लिखता है यह एक सामाजिक प्राणी है, मतलब सामाजिक कीट है। एक छत्ते में 20 से 5000 तक इनकी संख्या होती है। फर्स्ट अपना वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। सेकंड बात करते हैं मधुमक्खी की जातियाँ। तो इसमें देखिए मधुमक्खी की कितनी जातियाँ हैं। फर्स्ट देखो एपिस डॉर्सेटा, जिसको हिंदी में सारंग मधुमक्खी भी कहते हैं। ये जीनस और स्पीसीज हैं सारे। ये जीनस है एपिस, और ये जितने भी नाम लिखे गए हैं ये उसकी स्पीसीज हैं। एपिस डॉर्सेटा सारंग मधुमक्खी, एपिस इंडिका बाबर मधुमक्खी, एपिस फ्लोरिया छोटी मधुमक्खी, एपिस मेलिपोना डंपर, एपिस मेलिफोरा या मेलिफेरा यूरोपियन मधुमक्खी। देखो इसके अंदर जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, एक बी नंबर और एक ई नंबर, ये दोनों ही कृत्रिम पालन में, मतलब जो आर्टिफिशियल हम कर रहे हैं, एपीकल्चर जो करते हैं, वो दोनों में ही कौन कौन सी स्पीसी यूज़ हो रही है? एक इंडिका यूज़ हो रही है, एक हो रही है मेलिफेरा, मतलब बाबर मधुमक्खी और यूरोपियन मधुमक्खी। इसको भारतीय मौना के नाम से भी जाना जाता है, एपिस इंडिका को, एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा। तो उसके बाद अपने बात करते हैं थर्ड टॉपिक के बारे में, रानी
नर एवं श्रमिक मधुमक्खियों का कार्य विभाजन। देख, एक तो रानी होगी, ये तो क्वीन, ठीक है, ये मेल हो गई जिसको ड्रोन के नाम से जाना जाता है, और ये वर्कर होगी, ठीक है, क्वीन, ड्रोन और वर्कर। तो फर्स्ट हेडिंग में रानी मक्खी के बारे में बात करते हैं, क्वीन के बारे में बात की जाती है। क्वीन भी देखो छत्ते की प्रमुख मुखिया होती है। रानी मक्खी जो है वो छत्ते की प्रमुख मुखिया होती है, मतलब ये कंट्रोल करती है एक प्रॉपर हाइव को, छत्ते को। सेकंड पॉइंट है विशेष गंध युक्त द्रावण द्वारा छत्ते पर कंट्रोल करती है, और 2 से 5 वर्ष तक क्या रहती है, जीवित रहती है। तो निषेचित अंडों से जन्म होता है। तो ये जो क्वीन बी है, आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये कितने प्रकार के अंडे देती है। तो उसमें से एक निषेचित अंडे होते हैं, एक अनिषेचित प्रकार के अंडे होते हैं। तो इनका जन्म किससे होता है, निषेचित अंडों से जन्म होता है। उसके बाद देखिए, ये पॉइंट हो गया, सभी छत्ते की मक्खियों से बड़ी होती हैं। इसका साइज़ बड़ा होता है क्योंकि इसका एब्डोमेन थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि इसमें अंदर अंडे होते हैं और नर से प्राप्त शुक्राणुओं को ये उसमें ही रखती है। तो सभी छत्ते की मक्खियों से बड़ी होती है, इसलिए इसका साइज़ बड़ा होगा। मोम ग्रंथियाँ एब्सेंट होती हैं। देखो, वो मोम ग्रंथियाँ जिससे ये अपना छत्ता बनाती हैं या हाइव बनाती हैं, वो क्वीन बी के अंदर, रानी मक्खी के अंदर मोम ग्रंथियाँ एब्सेंट होती हैं, क्योंकि ये छत्ता बनाने में भाग नहीं लेती। वैक्स ग्लैंड जो होती हैं वो इसके ऊपर एब्सेंट होती हैं। इसमें पंख हो गए, जो विंग्स हैं, माउथ पार्ट है, मुखांग व डंक कम विकसित होता है, क्योंकि ये कोई शोल्जर का काम नहीं करती, ये छत्ते की सुरक्षा का काम नहीं करती, इसलिए डंक भी इसमें कम विकसित होता है। मुखांग, क्योंकि ये खाना लेने भी बाहर नहीं जाती, मुखांग भी कम विकसित रह जाते हैं। और जो पंख होते हैं, होते तो हैं लेकिन इनका साइज़ बड़ा होता है, एब्डोमेन बड़ा हो जाता है अंडे देने की वजह से, इसलिए वो पंख काम भी नहीं करते। उसके बाद है मैथुन उड़ान भरती हैं, नेप्चुअल फ्लाइट बोला जाता है इसको। मैथुन उड़ान को इंग्लिश में बोलते हैं नेप्चुअल फ्लाइट। ये अपनी लाइफ के अंदर एक बार नेप्चुअल फ्लाइट मतलब मैथुन उड़ान भरती है, जिसमें कई नर इसके पीछे उड़कर जाते हैं, और मैथुन करने के बाद ये नर से प्राप्त जो शुक्राणु होते हैं उसको अपनी स्पर्म थीका शुक्राणुधानी में भर लेती है। तो शुक्रधानी बोलते हैं, शुक्रधानी में भर लेती है और वापस छत्ते में आ जाती है। उसके बाद है भोजन के लिए श्रमिकों पर निर्भर करती है। भोजन के लिए श्रमिकों पर निर्भर करती है, मतलब खुद भोजन लेने नहीं जाएगी, जो वर्कर हैं वो ये काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रानी मक्खी निषेचित व अनिषेचित अंडे देती है। अपने पहले ही बात कर ली कि एक निषेचित अंडे होंगे और एक अनिषेचित अंडे होंगे। इसकी अपने डिटेल देखते हैं। तो अपने बात कर रहे हैं रानी मक्खी के अंडों के बारे में। देखो, रानी मक्खी ने 2 प्रकार के अंडे देती है, निषेचित अंडे और अनिषेचित अंडे। तो इसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। देखो, मान लो कि ये क्वीन बी है, रानी मक्खी के लिए वो कह रहा है कि जो भी अंडे देगी, मान लो पहले अपने सिंपल बात करते हैं, अंडे दिए, अंडे हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, एन और एन। अब देखो, ये जो एन है ये तो एक तरह का गैमीट है, मतलब फीमेल गैमीट ओवम हो गया। इसके साथ अगर एन आके जुड़ता है, मतलब ये एन कहाँ से आएगा, ये नर के स्पर्म हो गए, मेल के गैमीट हो गए, स्पर्म शुक्राणु हो गए। अब देखो, इन दोनों से ये हो गया 2n। तो ये कौन से होंगे, ये होंगे निषेचित अंडे। और इधर n जो है, ये इसके साथ कोई भी नर का शुक्राणु आकर नहीं मिलेगा, तो ये हो गया अनिषेचित अंडे। मतलब ये फर्टिलाइज एग हो गए, ये अनफर्टिलाइज हो गए। अगर देखिए, अनिषेचित अंडों से बच्चों का जन्म होता है, मतलब नई मक्खियाँ बनती हैं, और निषेचित अंडों से बच्चों का जन्म होता है। तो देखो, जो निषेचित अंडों से जन्म होगा वो तो होगा, एक तो क्वीन बनेगी यहाँ से, मतलब रानी, और दूसरे बनेंगे वर्कर, श्रमिक बनेंगे। और अनिषेचित अंडों से हमेशा क्या निकलेंगे, ड्रोन, नर निकलेंगे। तो हैप्लॉइड है तो ड्रोन हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और यही जो ड्रोन होते हैं, जब इनके अंदर गैमीट फॉर्मेशन होती है, मतलब स्पर्म बनते हैं, तो ये वाले जो हैं, यही एन होता है, ये वाला, क्योंकि इसमें गैमीट फॉर्मेशन के अंदर क्या नहीं होता, मियोसिस नहीं होता। तो ये जो एन है, इसके गैमीट फॉर्मेशन के अंदर
स्पर्म के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो n ही रहते हैं, तो ये n वहाँ मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और क्वीन बी का वो एग क्या होता है उसको तो हम बना देते हैं फर्टिलाइज एग, और दूसरी साइड में अनफर्टिलाइज एग अनिषेचित अंडे। तो ये हमारा ये टॉपिक थोड़ा आपको मैंने बता दिया, समझा दिया। देखिए निषेचित अंडे वही चीज़ें लिखी हुई हैं, रानी मक्खी और शर्मिक, और इधर अनिषेचित अंडे नर ड्रोन। अब अपने बात करते हैं क्वीन के बारे में, अपने बात कर ली कितने प्रकार के अंडे दिए, कैसे होती है, तो ये अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक नर के बारे में। तो इसमें देखो छत्ते में इनकी संख्या 20 से 200 होती है, तो मतलब नंबर जो है एक हाइव के अंदर 20 से 200 ही होगा। पराग थैली मतलब जो पॉलन बास्केट होती है, मतलब इसके अंदर जिसके अंदर परागकण वो एकत्रित करके लेके आते हैं, वो लेग के ऊपर एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है, एक ब्रश होता है जिसको पॉलन बास्केट बोलते हैं। तो पराग थैली जो स्टिंग हो गया, डंक एवं मोम ग्रंथियों का इनमें अभाव होता है, मतलब पॉलन बास्केट, स्टिंग और वैक्स ग्लैंड एब्सेंट होते हैं किसमें, ड्रोन के अंदर। ये रानी के साथ केवल मैथुन का कार्य करते हैं, छत्ते में इसका एक ही काम होता है, मैथुन का कार्य करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं शर्मिक के बारे में देखते हैं। वर्कर बी, तो इसमें देखते हैं ये निषेचित अंडों से पैदा होते हैं। तो अभी आपने देखा कि n और n 2n थे, तो फर्टिलाइज एग से कौन पैदा हो रहे थे, या तो क्वीन या वर्कर। तो ये शर्मिक किससे पैदा होते हैं, निषेचित अंडों से पैदा होते हैं। इन्हें रॉयल जेली खाने को नहीं मिलती। अब ये टॉपिक आता है कि रॉयल जेली क्या है। देखो रॉयल जेली होता है शहद, बस याद इतना ही रखना कि वो हनी होती है, शहद होता है जिसके अंदर क्या नहीं होता, पानी की जो मात्रा होती है ना। अगर अपने केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें, शहद के रासायनिक संगठन की बात करें, तो उसमें सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा है। तो रॉयल जेली वो है जिस शहद के अंदर पानी नहीं होता, मतलब अगर प्योर जेली बन जाती, जब पानी निकालती तो एक जेली टाइप बचता है, वो होता है रॉयल जेली। तो इन्हें रॉयल जेली खाने को नहीं मिलती वर्कर बी। देखो शर्मिक भी उसी अंडों से पैदा होते हैं और क्वीन भी उसी अंडों से पैदा होती है। बस फ़र्क इतना रह जाता है कि जब इनको खाना खिलाया जाता है तो 4-5 बच्चों को तो रॉयल जेली खिला देते हैं जिसके अंदर पानी की मात्रा कम होती है, और बाकियों को क्या खिला दिया जाता है, सिंपल शहद खिला दिया जाता है जिसके अंदर एक रानी मधुमक्खी पदार्थ जो क्वीन सब्सटेंस जिसको बोलते हैं, रानी मक्खी अपने शरीर से स्रावित करती है, जिसको वर्कर शहद में मिला देते हैं। और बाकी सारे शर्मिक तो हो जाते हैं नपुंसक, मतलब स्टेराइल हो जाते हैं। और जो वो 4-5 बच्चे हैं जिनको रॉयल जेली खिलाई जाती है जिसके अंदर क्वीन सब्सटेंस नहीं मिक्स किया जाता, वो बन जाते हैं क्वीन। तो रॉयल जेली हो गया। रॉयल जेली क्या है, ऐसा शहद जिसके अंदर पानी की मात्रा कम होती है या होती नहीं है, वो है रॉयल जेली। शाही खाना भी बोल देते हैं इसको, रॉयल जेली को बोलते हैं शाही खाना, रॉयल फूड है। उसके बाद इनमें डंक व मोम ग्रंथियाँ विकसित होती हैं। देखो शर्मिक हैं तो इनको शोल्जर बी भी बनाना है हमने, तो इसके अंदर डंक भी होगा, स्टिंग भी प्रेजेंट होगा, मोम ग्रंथियाँ जो हैं वैक्स ग्लैंड भी प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट है इनमें चबाने व चाटने वाले च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप जो है माउथ पार्ट पाए जाते हैं, चबाने और चाटने वाले माउथ पार्ट हैं। नेक्स्ट है पराग थैली पाई जाती है, मतलब पॉलन जो बास्केट होती है इसके अंदर वेल डेवलप होगी, क्योंकि ये परागकण को इधर उधर लेके जाने का भी काम सबसे ज़्यादा कौन करते हैं, क्योंकि खाना लेने जब ये बाहर जाएंगे तो परागकण का काम भी कौन करेंगे, श्रमिक ही करेंगे। तो इसके अंदर पॉलन जो बास्केट होती है पराग थैली वेल डेवलप होती है। तो ये सारे पॉइंट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं अपने मेन जो काम है श्रमिकों के, वर्कर के या फंक्शन ऑफ वर्कर भी। तो इसमें देखते हैं मधु व परागकणों को लाना, ठीक है जी, हनी हो गई है, परागकणों को लाना मतलब खाना भी ये लेके आते हैं छत्ते तक, और क्रॉप के अंदर पर परागण की क्रिया हो रही है तो सबसे ज़्यादा श्रमिक के द्वारा ही, श्रमिक मक्खियों के द्वारा ही होती है। फिर छत्ते की रक्षा करना, शिशुओं को भोजन उपलब्ध कराना। जो बच्चे हैं जो निषेचित और अनिषेचित अंडे दिए जाते हैं उसमें बच्चों को खाना कौन उपलब्ध कराएगा, अवेलेबल कराते हैं वर्कर भी। नेक्स्ट छत्ता बनाना, छत्ते की मरम्मत करना। हनी बी डांस, तो देखो मधुमक्खी जो नाच है, हनी बी जो डांस है, हनी बी 2 तरह के डांस परफॉर्म करती है, एक तो गोल हो गया राउंड डांस, और एक वेगल, राउंड और एक वेगल डांस। देखो मधुमक्खी नाच क्यों किया जाता है, मधुमक्खी नाच किया जाता है जब भी वर्कर बी जो हैं, वर्कर बी बाहर जाते हैं, अपने छत्ते से बाहर जाते हैं खाना ढूंढने के लिए। एक मक्खी है ये इस साइड गई, दूसरी मक्खी है इस साइड गई, अलग अलग दिशा की तरफ चलेगी मक्खियाँ। अब इनको मान लो कि इस मक्खी को इधर खाना मिलता है तो ये वापस छत्ते पे आती हैं, जो छत्ते की मक्खियाँ
छत्ते में जो हाइव में मक्खियाँ बैठी होती हैं यहाँ आती हैं और एक डांस परफॉर्म करती हैं और उनको बताती हैं कि खाना किस दिशा में है, कितनी दूरी पर है। तो उसके लिए गोल डांस मतलब एक राउंड डांस और एक वेगल डांस, दो किए जाते हैं। देखो जो राउंड डांस है, गोल नृत्य है, वो किया जाता है 0 से 100 मीटर के बीच में जब खाना है। मान लो कि ये छत्ता है, इससे 100 मीटर की दूरी के अंदर अगर खाना पड़ा है तो कौन सा डांस किया जाएगा? गोल नृत्य किया जाएगा, राउंड डांस किया जाएगा। और दूसरी साइड वेगल डांस जो है वो किया जाएगा 100 मीटर से जब खाना 10 किलोमीटर के बीच में है तो ये वेगल डांस किया जाएगा। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया, हनी बी डांस। ये नेक्स्ट टॉपिक है अपना शहद एकत्रित करने की विधियाँ। या एक तो थी पुरानी विधि जिसको बोलते हैं ओल्ड मेथड, दूसरा न्यू है कृत्रिम विधि। ओल्ड और न्यू मेथड दो चीज़ें हैं। देखो पुरानी विधि थी, पुराने टाइम के अंदर जब लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, एपीकल्चर इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, तब क्या करते थे, जो भी शहद निकालने का काम करते थे छत्ते से, तो वो क्या करते थे कि प्रॉपर पूरे का पूरा छत्ता, हनी बी का जो हाइव है, पूरे छत्ते को पकड़ के निचोड़ लेते थे, जिससे उसके अंदर उसके जो बच्चे हैं वो भी मर जाते थे, पूरे का पूरा छत्ता डैमेज हो जाता था, जिसके अंदर शहद जो हमें मिलता था उसके अंदर उसके बच्चों का भी जूस निकाल दिया जाता था। तो वो एक ओल्ड मेथड था जिसके अंदर छत्ता पूरा डैमेज हो गया। अब है दूसरी कृत्रिम विधि। देखो कृत्रिम विधि के अंदर क्या है, जो अपने एपीकल्चर पढ़ते हैं आजकल, कृत्रिम मधुमक्खी पालन, उस पर डिपेंड कर देती है कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि के अंदर है कि अगर मान लो कि आप हाइव खुद का यूज़ करते हो, जैसे लकड़ी का बॉक्स आता है ना, वुडन बॉक्स जितने भी, अब आगे बात करेंगे कि न्यूटन का बॉक्स आता है, घॉस का बॉक्स आता है, उसमें अगर अपने आर्टिफिशियल तौर पे ऊपर हम एपीकल्चर करते हैं तो उसमें भी ये टेक्निक यूज़ करते हैं मोस्टली। जितने भी आप देखते हो रोड साइड पे जितने भी आजकल एपीकल्चर करते हैं लोग, ये डिब्बे रख के बैठे रहते हैं खेतों में, वो सारे के सारे कृत्रिम विधि के द्वारा ही शहद को निकालते हैं, मतलब छत्तों को डैमेज नहीं किया जाता। पुरानी विधि के अंदर ये लॉस था कि एक तो बच्चों को भी मार दिया जाता था और छत्ता पूरे का पूरा डैमेज कर दिया जाता। कृत्रिम विधि के अंदर छत्ता भी डैमेज नहीं होता, बच्चों को भी नहीं मारा जाता और शहद भी हमें प्योर प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र। ये +2 लेवल पे क्वेश्चन आते हैं कि प्रशिक्षण जो केंद्र है वो कहाँ चल रहे हैं। तो इसकी अगर अपने बात करें, देखो खादी ग्रामोद्योग विद्यालय राजस्थान खादी संघ शिवदासपुरा जयपुर में चल रहा है। राजकीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र जालीकोट जिला नैनीताल उत्तर प्रदेश यूपी में चल रहा है। उसके बाद है सर्वाधिक शहद उत्पादन बिहार, तमिलनाडु, केरल व मध्य प्रदेश में होता है। बस ये 3 टॉपिक आपको याद रखने हैं कि प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, शिवदासपुरा जयपुर में, सेकंड नैनीताल उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा शहद जो उत्पादन हो रहा है वो बिहार, तमिलनाडु, केरल व मध्य प्रदेश में हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मधुमक्खी पालन में उपयोग आने वाले उपकरण। कौन कौन से जो ऑपरेटर्स हैं वो यूज़ करते हैं अपने जब एपीकल्चर करते हैं, आर्टिफिशियल तौर के ऊपर मक्खियों को रखा जाता है। तो देखो इसके अंदर एक थोड़ा मैं लिखना भूल गया, सिर ढकने वाली जाली से पहले अगर अपने बात करेंगे तो यहाँ करेंगे बी हाइव। वो जो लकड़ी के बॉक्स आप देखते हो ये बी हाइव है। ये लकड़ी का बॉक्स होता है आर्टिफिशियल जिसके अंदर मक्खियाँ रखी जाती हैं। इसके अंदर से अलग अलग चैम्बर होते हैं, जैसे ब्रूड चैम्बर अलग है, क्वीन चैम्बर अलग है। जो बच्चों का चैम्बर है वो उसको ब्रूड चैम्बर बोलते हैं, क्वीन यहाँ रहती है उसको क्वीन चैम्बर बोलते हैं। तो मतलब ये प्रॉपर इसमें डिवाइडेशन होते हैं। ये बी हाइव होता है। ये साइंटिस्ट था न्यूटन, उसके भी बॉक्स चलते हैं, मतलब साइज़ जो आता है उसके भी चलते हैं। ये बड़ी क्लासेस में आप पढ़ते हो डिटेल इतनी। लैंगस्ट्रॉथ आते हैं, उन साइंटिस्ट था, उसके भी, उसने भी एक बॉक्स मतलब बॉक्स पे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो एक लैंगस्ट्रॉथ का बॉक्स आता है, न्यूटन का आता है, घॉस का आता है। तो अलग अलग छत्तों मतलब ये डिब्बों के साइज़ के ऊपर अलग अलग वैज्ञानिकों ने बातें की थी। तो उसमें देखो बी हाइव के अंदर तो हम मक्खियों को रखेंगे। सिर ढकने की जाली तो ये यूज़ किया जाता है जब हम छत्ते से मतलब शहद को निकालते हैं। रबड़ के दस्ताने हाथों की प्रोटेक्शन के लिए। धुआं यंत्र है, इसको स्मोकिंग अपरेटस बोलते हैं, स्मोकिंग तो मतलब इसकी जगह पे हम धुआं करने का यंत्र बनाना है कोई भी। अब चाहे कचरे में हल्की फुल्की आग लगा के आप उससे भी धुआं कर सकते हो। तो ये धुआं यंत्र है, स्मोकिंग अपरेटस बोल देते हैं मक्खियों को उड़ाने के लिए। मतलब जिससे कि वो अपने स्पायरेकल्स के द्वारा जब रेस्पिरेशन करती हैं तो ज़्यादा जो धुआं होगा उसके अंदर उसको
रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होएगी, मक्खियाँ छत्ता छोड़ के दूर चली जाएंगी। एक बार लोहे की जो चपटी प्लेट होती है, इसको स्क्रैपर भी बोलते हैं, खुरचना बोला जाता है जिसको आम भाषा के अंदर। लोहे की चपटी प्लेट ये छत्ते की सफाई करने का काम करती हैं। चाकू नाइफ है जो कि कैप वगैरह को जब आप छत्ते से मतलब उसको हटाते हो, वैक्स के अंदर मतलब वैक्स के जो चैम्बर बने उसके अंदर हनी है, तो उसमें से मतलब वो जो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होती है छत्ते के अंदर, मान लो कि ऐसी है, तो इसमें कट लगाने के लिए नाइफ का यूज़ किया जाता है। शहद निकालने का उपकरण, तो ये टीन का एक ड्रम हो ही गया जो अपने ऊपर बात की है, जिसके अंदर वो रॉड पाउच और उसके अंदर ड्रम है, टैप द्वारा शहद निकाला जाता है, वो शहद निकालने का एक उपकरण हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, मधुमक्खी पालन में उपयोग में आने वाले उपकरण हो गए, अपरेटस। देखो जो कृषि में महत्व है कि मक्खियों का कृषि में महत्व क्या है, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जीती हैं, एक सामाजिक कीट है, और इसको हम अगर किसी और साइंस की ब्रांच के अंदर पढ़ें तो इसको पढ़ा जाता है अप्लाइड जो जूलॉजी है उसके अंदर भी पढ़ा जाता है। तो ये बेनिफिशियल इंसेक्ट में आती है, हनी बी बेनिफिशियल इंसेक्ट है, लाभदायक कीट में आती है, मतलब फ़ायदे ही देगी हमें। तो इसमें क्या है, देखो जो पहला जो है काम रहता है वो है परागकण स्थानांतरण। पॉलन जो ट्रांसफ़र होता है, मतलब जो मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं उसके अंदर जो पॉलन को ट्रांसफ़र किया जाता है, उसके गैमीट को ट्रांसफ़र किया जाता है, वो सबसे ज़्यादा मक्खियों के द्वारा ही होता है। तो मतलब इंसेक्ट के द्वारा, फिर एयर के द्वारा ये जो पॉलन ट्रांसफ़र होते हैं तो इंसेक्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये परागकण स्थानांतरण के अंदर भी जो हनी बी है वो एक अपना योगदान देती है। सेकंड है मोम व शहद प्राप्त होते हैं। तो देखो हनी बी मक्खियों से ही मिलता है, और शहद मतलब मोम वैक्स है जो, ये भी मतलब इसके छत्ते से मिलती है। शहद जो हनी है वो भी मक्खियों से मिलता है, जिससे दवाइयाँ बहुत सारे मतलब शू पॉलिश सबके अंदर ये शहद का यूज़ होता है। तो मोम और शहद प्राप्त होता है। थर्ड है संकर किस्में। मान लो कि हमने किसी भी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, अगर अपने आप ही जब मक्खियाँ हैं मतलब एक ही स्पीसीज़ के, तो अलग अलग वैरायटी है। मान लो कि मस्टर्ड की 2 क्रॉप हैं, अब है तो मस्टर्ड ही है, तो सरसों की फसल ही, लेकिन 2 वैरायटियां हैं अलग अलग। अगर इन दोनों के जब पोलन ट्रांसफ़र जो है हो जाते हैं तो एक नई ब्रीड पैदा हो जाती है। तो संकर किस्में तैयार हो जाती हैं। मान लो कि इसमें जो सीड जाएंगे उसमें संकर किस्में तैयार हो जाती हैं, दोनों के गुण आएंगे। तो संकर किस्में किसके द्वारा अपने आप मिल जाती हैं, हनी बी के द्वारा। तो कृषि में 3 महत्व हैं मोस्टली जो आप +2 के लेवल पे देखने हैं, परागकण स्थानांतरण, मोम व शहद प्राप्त होते हैं, और संकर किस्में मिल जाती हैं।